नमस्कार साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि संबंधित हैं संस्कृत पेडागोजी से और बार बार रिपीट होते हैं। तो इन्हें हमने 2013 से लेकर के और अब तक के जितने सीटेट हो चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। मतलब यह है कि निम्नलिखित कार्यों में से, अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित कार्यों में किस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है लिखने में। सूक्ष्म पेशीय कौशल का मतलब यह है कि शुरुआत में जो है जैसे बच्चा जो है डगमगा कर गिरता है तो वहाँ पर सूक्ष्म पेशीय कौशल नहीं है, लेकिन अगर वही रस्सी पर चलना सीख लिया तो वो सूक्ष्म पेशीय कौशल हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म पेशीय कौशल है क्या। तो लिखने में जो है आवश्यकता होती है सूक्ष्म पेशीय कौशल की। आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान् युगलेषु विभजति तान् युगलान् स्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति। एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। शिक्षिका स्वकक्षाया अपनी कक्षा के बालकों को युगल में मतलब समूहों में विभाजित कर देती है। उन युगलों को, उन समूहों को अपनी पुस्तिकाओं का विनिमय करके मतलब अदल बदल करके निर्देश के अनुसार संशोधन करने की सूचना देती है कि कहती है कि अदल बदल करके सूचना दीजिए, है ना, संशोधन करिए। एवं सा किम कर्तुम इच्छति, ऐसा करके वो क्या करना चाहती है। विकल्प हैं समकक्षीय मूल्यांकन, संशोधनम, सामूहिक मूल्यांकनम, स्वयं मूल्यांकनम। तो देखिए ये समकक्षीय मूल्यांकन होता है, इसे बोलते हैं पीयर असेसमेंट। जो है अगर इससे देखें तो इंग्लिश में बोलते हैं पीयर असेसमेंट। पीयर का मतलब होता है समकक्ष जो अपने साथ में पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट का मतलब आकलन। यहाँ मूल्यांकन शब्द है तो मूल्यांकन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम। पठन के समय में, पढ़ते समय निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक होता है। विकल्प हैं उच्च स्वरेण पठनम, पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, धारा प्रवाहेण पठनम। तो पठन के समय मतलब पढ़ते समय जो है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पाठस्य अर्थावगमनम, पाठ के अर्थ का अवगमन करना। पाठ के जब अर्थ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। ये है कि शिक्षिका बिना किसी शब्द के छात्रों के साथ संप्रेषण करती है, बातचीत कर अपनी बात पहुंचाती है, उनकी बात समझती है बिना किसी शब्द बोले। एवं सा क्यों उपयोगम करोति। विकल्प है शाब्दिक संप्रेषणस्य, मौखिक संप्रेषणस्य, शब्देतर संप्रेषणस्य और लिखित संप्रेषणस्य। तो देखिए कोई भी शब्द उपयोग नहीं कर रही है तो लिखित भी नहीं है, मौखिक भी नहीं है और ना ही शाब्दिक है, वो शब्देतर है और उसे जो है सांकेतिक संप्रेषण कह सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत के साथ इसे तैयार किया गया है। यद्यपि इसे टाइप नहीं करा पाए हैं लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इस राइटिंग को समझ पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है, भाषाधिगमाधिग्रहणयोः मध्ये कः भेदः। मतलब भाषाधिगम और अधिग्रहणयोः, भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य में कौन सा भेद है। विकल्प हैं उभये अधिगमाधिग्रहणे प्रयासजन्य, मतलब दोनों जो है प्रयासजन्य हैं, मतलब प्रयास से ही होते हैं। दूसरा है उभये अधिगमाधिग्रहणे साहजिके, मतलब दोनों सहज होते हैं, सरल होते हैं। अथवा अधिगमः प्रयासजन्यः और अधिग्रहणम साहजिकम। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा कि अधिगम जो होता है वो प्रयासजन्य होता है। जैसे कि द्वितीय भाषा होती है, मान लीजिए अंग्रेजी है, संस्कृत है, ये हमारे लिए प्रयासजन्य, लेकिन जो हमारी मातृभाषा होती है जिसके लिए हमें वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, वो हमारे लिए साहजिकम होता है। इस प्रकार से यही दोनों के बीच अंतर है। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि मातृभाषा का अधिगम करेंगे अधिग्रहण, तो मातृभाषा का जो है हम लोग करते हैं अधिग्रहण। इस प्रकार से ये प्रश्न बन भी सकता है, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्। प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा के पठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय योग्यतम होगा।
विकल्प है मम विश्व मम देशः परिवहनम मम परिवारः। तो बच्चा जो है परिवार से प्रारंभ में ज़्यादा जुड़ा होता है, वो सिर्फ अपने विषय में ज़्यादा सोचता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः। संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग है छात्रों के लिए। विकल्प हैं प्रकृत जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम, भाषाया संरचनाया अनुशीलनं कर्तुम अवसर प्रदानम, आदर्श श्रव्य सामग्र्याः श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, और चौथा है जटिल ग्रंथानां पठनार्थम अवसर प्रदानम। तो संभाषण कौशल के लिए, संभाषण कौशल के विकास के लिए सबसे यही होगा कि प्रकृत जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम। प्रकृत जीवन जो है वो जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो आम जनमानस के या जनजीवन से संबंधित जो होते हैं उन विषयों को आधारित करके जो बच्चे के रियल लाइफ से जुड़े हों उन पर बोलने के लिए अवसर दिया जाएगा, तो वो जो है सही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति। लेखन का प्रथम सोपान क्या होता है? मार्गदर्शित लेखनम, मुक्त लेखनम, प्रगत लेखनम, संयत लेखनम। तो लेखन का प्रथम सोपान जो होता है दोस्तों वो होता है मार्गदर्शित लेखनम, क्योंकि बच्चे को जो है मार्गदर्शन दे करके सिखाया जाता है पहले। और जैसे जिसे खटकिन्ना कह सकते हैं, या ये कहिए कि पहले पेन से लिख दिया जाता है स्लेट पर और उस पर बच्चा चलाता है, तो मार्गदर्शित लेखन होता है। अगला प्रश्न है भाषायाः अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। मतलब भाषा के अधिग्रहण के समय में कौन सा सबसे पहले आता है? विकल्प है अर्थ, उभय रूपम अर्थर्च, वर्णमालायाः अक्षराणि और रूपम। तो भाषा के अधिग्रहण के समय जो है वो सीधे सीधे अर्थ आता है पहले, क्योंकि भाषा अधिग्रहण जो होता है वो होता है वातावरण में, ठीक है, और रियल लाइफ वातावरण में, तो सीधे सीधे अर्थ सामने आते हैं हमारे। फिर जो है हम उसका मूल समझने जाते हैं बाद में। जैसे हिंदी बोलना जो है हम अपने माता पिता से सीख जाते हैं तो हमारे सामने अर्थ आ रहा है सीधे सीधे, लेकिन जब उसे लिखने की बात आई तो फिर उसका अधिगम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है शिक्षार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः। शिक्षार्थियों के त्रुटि संशोधन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा कि छात्रस्य प्रत्येक संशोधनम कुर्यात्, ये नहीं होगा। छात्रान् प्रोत्साहयितुम आशावादीं प्रवृत्तिं धारयेत। शिक्षार्थियों जो है त्रुटि संशोधन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उसे आशावादी प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए। भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भर्त्सना करने से बच्चा निराश हो जाएगा। और बार बार रेखांकित करने से क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो भी उसमें भी हतोत्साहित होगा। और दोष का संशोधन करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर विकल्प सही होगा। त्रुटि संशोधन के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए, बच्चे से ज़्यादा मौका देना चाहिए। अगला प्रश्न है शब्दावली ज्ञानार्थम अधोलिखितेषु कतमं न आदर्शभूतम। शब्दावली ज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शभूत नहीं है? तो देखिए इसमें से शब्दानाम अर्थरूपेण कूटाधिगमः पृथक्तया कठिन शब्दानाम अधिगमः, ये जो है पृथकतया कठिन शब्दानाम अधिगमः ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि अलग से कठिन शब्दों को पढ़ाया जाना ये उचित नहीं होता है। सरल और कठिन दोनों का मिक्सअप पढ़ाया जाना चाहिए, वो सरल होता है, शब्दावली ज्ञान उससे होता है, नहीं तो बहुत ही दुरूह हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्पादक शब्दावली सन्निवेशयति। उत्पादक शब्दावली जो है किसका सन्निवेश करती है? विकल्प हैं श्रवण समय विज्ञातान शब्दान, लेखन समय प्रयुक्तान शब्दान, संभाषण समय लेखन समय च प्रयुक्तान शब्दान, और संभाषण समय प्रयुक्तान शब्दान। तो उत्पादक शब्दावली जो होती है मतलब ये है कि जो परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है तो वो प्रयुक्त होती है संभाषण समये, लेखन समये च। मतलब संभाषण के समय में और लेखन के समय में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं उसमें उत्पादक शब्द आता है, क्योंकि बच्चे ने क्या सीखा उसके लेखन और संभाषण से प्रकट होता है। ठीक है, तो उत्पादक शब्दावली वही होगी जो परिणाम के सामने हमारे सामने परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है। अगला प्रश्न है शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरं दद्यात् येन छात्राः। तो शिक्षिका नवीन संदर्भों में, नए नए संदर्भों में भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर दे। इससे छात्र क्या होंगे? तो इसमें विकल्प हो जाएगा विभिन्न गद्य पद्यानाम गद्यानाम कुरुः स्वयं अभिव्यक्तम कुर्युः। तो यहाँ पर यही हो जाएगा कि स्वयं अभिव्यक्तिम कुर्युः, मतलब स्वयं बच्चे जो है अभिव्यक्ति करेंगे, क्योंकि उनको भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वेषां बालानां भाषाधिग्रहण क्षमता जन्मजाता एव अस्ति इति केन विदुषा उक्तम। सभी बालकों में, ठीक है, भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा नोआम चॉम्स्की ने कहा है, जिनका कॉन्सेप्ट है
LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया वर्तते, तो विकल्प हैं अवधारणायाः बोधे संज्ञानात्मक शून्यता, कस्यचित् पाठस्य पठने काठिन्यम, लिखित भाषायाः बोधे भाषा न्यूनता, संख्यानां बोधे अंकगणितीय न्यूनता। तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो होती है लिखित भाषायाः बोधे भाषा न्यूनता, क्योंकि ग्राफ जो होता है, ग्राफ संबंधित होता है लेखन से, तो बच्चा शुद्ध लिख नहीं पाता है और लिखा हुआ उसको जो है लिखित भाषा का अच्छे से अधिगम नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवह्रियेत, अर्थात शिक्षका, बहुभाषिकता जो है कक्षा में साधन रूपेण हो जाए, मतलब साधन के रूप में हो जाए, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब इसका क्या मतलब है। तो यहीं पर आज हो जाएगा कि विद्यार्थी नाम भाषा नाम उपयोगम कुर्यात। देखिए, मातृभाषा का उपयोग करना होता है बहुभाषिकता में, और मातृभाषा के सहयोग से उनको लक्ष्य भाषा सिखाया जाता है, यही बहुभाषिकता का तात्पर्य है। और ये जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसका कॉन्सेप्ट संबंधित है। इस प्रकार से चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियाम अनुसरति, उत्तम लेखन जो है कौन सी प्रक्रिया को अनुसरित करता है। तो उत्तम लेखन में जो होता है सबसे पहले किया जाता है विचाराणाम लेखनम, विचारों को लिखा जाता है, उनका फिर प्रारूप लिखा जाता है, फिर उनका संशोधन किया जाता है, फिर से पुनरावलोकन, और अंतिम में लेखन किया जाता है जो परिणाम रूप में सामने आता है। तो उत्तम लेखन जो है इस प्रक्रिया का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा या शिक्षण यह केंद्रम भवति, भाषा के शिक्षण में कौन सा केंद्र होता है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए बालक ही जो है उसका केंद्र होगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः यत् साधनं वर्तते, संस्कृत भाषा के शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन है, तो उसमें देखिए विकल्प हैं चर्चा परिचर्चा, कथा कथनम, कविता या पाठकरणम, उपयुक्तानि सर्वाणि। तो इसमें उपयुक्तानि सर्वाणि हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है मौखिक रूप से भाषा के प्रयोग का अवसर देते हैं। कविता का पाठ करेगा तो भी बच्चा बोलेगा, चर्चा परिचर्चा करेगा तो भी बच्चा बोलेगा, अपने बात रखेगा, और कथा कहेगा तो भी बात रखेगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा या शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल क्या होगा। तो LSRW जो होता है, सबसे पहले होती है लिसनिंग, मतलब श्रवणम होता है। तो कोई भी भाषा जो है सबसे पहले उसमें श्रवण किया जाएगा। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यत् प्रथमम उद्देश्यम भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य जो होता है अभिव्यक्तित्व होगा, प्रथम उद्देश्य यही रहेगा किसी भी भाषा का। इस प्रकार से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यद्यपि उसका ग्रहणात्मक, सांस्कृतिक इत्यादि महत्व हो सकते हैं, लेकिन प्रथम उद्देश्य यही होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है। विकल्प हैं भाषां प्रतिजागरणम, लिपि सम्यक ज्ञानम, अधिग्रम कक्षायाम कक्षोन्नति, और विषय ज्ञान से परीक्षणम। तो विषय ज्ञान का परीक्षण ही जो है मूल्यांकन का प्रयोजन होता है, यही विकल्प सही होगा। अग्रिम कक्षा में कक्षोन्नति के लिए जो है मूल्यांकन किया जाए, ये उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वस्तुतः मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि अधिगम में जो कमी आ रही है, कहाँ पर गैप आ रहा है लर्निंग में, उसको जानने का उद्देश्य होता है। यद्यपि उसे आकलन कहते हैं, और मूल्यांकन तो जो है वस्तुतः निर्णयात्मक होता है, निर्णय देता है। आगे बढ़ते हैं, समुचितम भाषाधिगमनम तदैव भवति यदा, समुचित भाषाधिगम तब होता है जब। तो विकल्प हैं जीवन लक्ष्य मूल्यानि प्राप्तुम भाषा व्यावहारिकी भवति, भाषाधिगमम कक्षा नियंत्रित परिवेशे भवति, और अगला विकल्प है लक्ष्य भाषा या ध्वन्यात्मकता स्वरूपम च भाषानुगुणम भवति, और महाविद्यालयं प्रवेष्टुम संशोधितया भाषया साहाय्यम प्राप्यते। तो समुचित भाषा ज्ञान तभी होता है जब जो है लक्ष्य भाषा ध्वन्यात्मकता और स्वरूप में मातृभाषा के अनुरूप होती है। इस प्रकार से ये विकल्प सही हो जाएगा। मातृभाषा के अनुरूप होगी तो आप जल्दी से सीख पाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, अगर आपकी भाषा हिंदी है तो आप इसे आसानी से ग्रहण कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति, छात्रों में लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधन के लिए प्रभावी प्रक्रिया क्या हो जाएगी। विकल्प है संकेत द्वारा त्रुटि प्रदर्शनम, छात्रेभ्यश्च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम, संकेत द्वारा त्रुटि को दिखाना और छात्रों को संशोधन के लिए प्रेरणा देना। समीचीनानि उत्तराणि प्राप्तुम पुनः पुनः लेखनम, बार बार लिखवाना सही उत्तर पाने के लिए, और है कृष्ण फल के उपयुक्त उत्तर लेखनम, और अशुद्धीनाम पुनः पुनः अवलोकनम।
तो देखिए छात्रों में लिखित कार्य से संबंधित त्रुटि संशोधन के लिए प्रभावी प्रक्रिया यही होगी कि समीचीनानि उत्तराणि प्राप्तुम पुनः पुनः लेखनम। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक बच्चा सही न बोल ले तब तक उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। एक बार ऐसा होगा कि वो अच्छा जो है बोलना, या कहिए कि अच्छा उत्तर देना या अच्छा लिखना सीख जाएगा। तो यही प्रभावी प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। मानवस्य च विचाराणां प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परं संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। मानव के विचारों के प्रभावी संप्रेषण का मानव और विचारों के प्रभावी संप्रेषण च मध्य उनके बीच में परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। तो ये है कि उनके संबंध का आधारभूत तत्व क्या होगा। विकल्प है व्याकरणात्मक संरचना, बृहद अक्षरणीकरण, लेखनम च चिन्हांकनम च उच्चारणम, और है स्वरीकरणम बलाघातश्च च। तो मानव के विचारों का प्रभावी संप्रेषण जो होता है वो होता है बृहद अक्षरीकरणम, लेखनम, चिन्हांकनम च। इस प्रकार से, क्योंकि वो इस चिन्हांकन से जो भाषा जो बोलना है वो संकेत के माध्यम से सामने आती है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाचन प्रक्रियायां नूतन अपरिचित शब्दस्य अर्थ ज्ञातुम प्रथम किम कर्तव्यम। वाचन प्रक्रिया में नए अपरिचित शब्दों को अर्थ ज्ञान करने के लिए क्या करना चाहिए। विकल्प में संपूर्ण संदर्भ परिशील्य स्वयमेव अर्थ ज्ञातुम प्रयासः। तो यही सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य होगा कि संपूर्ण संदर्भ को परिशीलन करके स्वयं अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। ये आप लोगों को हमेशा ये बताया गया है कि अगल बगल पूरे उस वाक्य को पढ़ करके उस जैसे किसी शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोपि छात्रः कापि छात्रा अधिगत ज्ञानम प्रयोक्तुम असमर्थः अथवा असमर्था यथा अनुवाद प्रक्रियार्थम उपयुक्त शब्द चयनम संदर्भे किम समाधानम। मतलब ये है कि कोई भी जो छात्र है वो अधिगत ज्ञान को, मतलब जो ज्ञान उसने सीखा है उसका प्रयोग करने में असमर्थ है या असमर्थ, लड़का है या लड़की, जैसे कि अनुवाद प्रक्रिया में उपयुक्त शब्द चयन के संदर्भ में क्या समाधान होगा। विकल्प है अधिक अवधि दानम, ज़्यादा समय दिया जाए, अभिप्रेरणार्थम सर्वदा सरल अभ्यास कार्यम, अभिप्रेरणा के लिए हमेशा सरल अभ्यास कार्य दिया जाए, अथवा उच्च स्तरीय छात्र सह मिलनम, उच्च स्तर के छात्रों से मिला दिया जाए, अथवा उपयुक्त रूपेण निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्र अभ्यास कार्यम। मतलब ये है कि क्रमिक रूप से निर्मित श्रेणीकृत मतलब एक लेवल बना करके, कि जैसे जो आज पहले दिन आया उसके लिए अलग लेवल हो, एक महीने बाद जो आया उसके लिए अलग लेवल हो, मतलब कि जो जितना सीख चुका है उसके अनुसार अलग अलग लेवल बना करके अभ्यास कराया जाए। यही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रा श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणी लेखितुम समर्था भवेयु इत्यर्थम कृत गतिविधि कथ्यते। छात्र लोग सुनी हुई सामग्री को अधिकृत्य मतलब समझ करके विशिष्ट टिप्पणी लेखन के लिए समर्थ हों। समर्था भवेयु मतलब समर्थ हों, इसलिए कृत गतिविधि कथ्यते, इसलिए जो गतिविधि कही जाती है उसे क्या कहते हैं। विकल्प है पुनर्भरणम फिर से भरना, व्याख्यानम व्याख्या करना, सूचना स्थानांतरणम, और है तिकशयनम भावी कथनम मतलब भाव का कथन करना। तो यहाँ पर जो होगा टिप्पणी लेखन में जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर टिप्पणी लेखना जो होता है उसे कहा जाता है सूचना स्थानांतरणम। इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। माफ़ करिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया ज़्यादा, पर मैंने बोला इसको आप सुन करके अंदाज लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सः भागः यत्र संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्तिं विना प्राप्यते यत्र च संपूर्णः महत्वपूर्णः सूचना अपि दृश्यन्ते। प्रश्न है किसी भी लेख के मूल्यांकन संदर्भ में लेख का वो कौन सा भाग होता है जहां संपूर्ण लेख का सारांश पुनरावृत्ति के बिना प्राप्त होता है, जहां और संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना भी देखी जाती है, उसे क्या कहते हैं। विकल्प है मध्य भाग, भूमिका, निष्कर्ष और द्वितीय अनुच्छेद। तो देखिए दोस्तों, निष्कर्ष में जो होता है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं और पूरा का पूरा सारांश भी प्रस्तुत होता है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। परिशिष्ट भी उसे कह सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कस्याचित् कक्षायां प्रायः सर्वे छात्रा मातृभाषया एव व्यवहरन्ति अतः अन्य भाषा कक्षायाः संदर्भे इदम अवगंतव्यम यत्। किसी भी कक्षा में प्रायः सभी छात्र
मातृभाषाया व्यवहरन्ति, मातृभाषा में ही व्यवहार करते हैं। इसलिए अन्य भाषा कक्षा या किसी अन्य भाषा की कक्षा में, जैसे मान लीजिए हिंदी बोल रहे हैं और पढ़ाना संस्कृत है, इस संदर्भ में इदम अवगंतव्यम, ये जानना चाहिए कि छात्रा सुविधानुसारम लक्ष्य भाषया वदेयुः, छात्र सुविधा के अनुसार अपनी लक्ष्य भाषा बोलें, जब उनसे बने तब बोलें, न बने न बोलें। दूसरा, मातृभाषा प्रयोग सर्वदा निषिद्ध, मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल निषेध कर दें। छात्रेभ्यः लक्ष्य भाषया व्यवहार आवश्यकः च, आवश्यक मतलब छात्रों के द्वारा लक्ष्य भाषा का व्यवहार आवश्यक कर दिया जाए, अथवा छात्राः परस्पर लक्ष्य भाषा व्यवहर्तुं प्रेरितव्याः। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प यही होगा कि उनको प्रेरित किया जाए, उनको जो है किसी भी तरह से उनको थोपा न जाए। यद्यपि जो है इसमें जो पहला विकल्प है कि छात्रा सुविधानुसारम लक्ष्य भाषा वदेयुः, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? अगर ये कहता कि छात्रा मातृभाषायाः प्रयोगं कृत्वा लक्ष्य भाषया वदेयुः, तब वहाँ पर सरल हो जाता कि मातृभाषा का प्रयोग करके वो सीख रहे हैं, वो सबसे अच्छा विकल्प होता। लेकिन यहाँ पर सुविधानुसार बोल दे, इसलिए इसे हटा देंगे। यहाँ पर यही होगा कि छात्राः परस्परम लक्ष्य भाषया व्यवहर्तुं प्रेरितव्याः, छात्रों को हमें प्रेरित करना होगा कि वो परस्पर लक्ष्य भाषा में व्यवहार करें। इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत होती है और आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेशन देता है। ऐसे ही अन्य वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इस प्रकार से सीटेट से संबंधित, अन्य टीचिंग एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़िए और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।